हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल द एग्जाम तक पे। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल की जो भर्तियां हैं उसके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को कवर करेंगे। ये जो प्रैक्टिस सेट है ये एडिटेरिया पब्लिकेशन का है और ये जो है न्यू बुक का प्रैक्टिस सेट है। इसमें जो है सभी प्रश्न को हम लोग डिटेल के साथ कवर करने वाले हैं, तो आप लोग जो है वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। इससे पहले हमने जो है ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 7 तक कवर करा दिया है। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखें तो जाके चैनल के प्लेलिस्ट या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से जो है आप लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 8 तक देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किस संविधान सभा के गठन में प्रांतों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों का निर्वाचित किया गया है? संविधान सभा के गठन में प्रांतों को प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों का निर्वाचन जो है ये प्रांतों के विधानसभा द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रांतों की विधानसभा द्वारा। कैबिनेट मिशन 1946 के सुझाव पर संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया पूरी की गई। इसमें जो है प्रांतों की प्रतिनिधित्व जो कि वहाँ की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्यों ने किया था। अगला प्रश्न है कि विश्व के सर्वप्रथम लिखित संविधान का प्रावधान किस देश से लिया गया है? लिखित संविधान का प्रावधान जो है सर्वप्रथम ये जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? 73वां संविधान संशोधन की बात करें ये जो है 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था और 24 अप्रैल को जो है प्रत्येक वर्ष पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 73वां संविधान संशोधन जो कि पंचायती राज से संबंधित है और ये जो है 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। फ्रेंड, मैं आज के इस वीडियो में सारे प्रश्न को डिटेल के साथ कवर कराने वाले हैं, तो आप लोग जो है वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगला प्रश्न है, द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी? द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश जो कि अशोक मेहता समिति के द्वारा किया गया था। अशोक मेहता समिति 1977 में पंचायती राज व्यवस्था के सुझाव देने हेतु अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था। इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है 1978 में दी, जिसमें इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली एवं न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी। अगला प्रश्न है कि मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? मैथिली भाषा की बात करें ये जो है 92वें संविधान संशोधन के द्वारा, और 92वें संविधान संशोधन जो है 1993 में हुआ था। इसमें जो है टोटल 4 भाषाओं को जोड़ा गया, मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली। ये 4 भाषाओं को 92वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। तो मैथिली भाषा जो कि 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है कि राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों का नामांकन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है? राज्य विधान परिषद में टोटल सदस्यों का 1/6 सदस्यों का नामांकन जो है ये राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो 1/6 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित जो है ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना करता है। संविधान की प्रस्तावना जो है भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। तो आप लोग जो है सारे प्रश्न को याद रखिएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवाद, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द को जो है जोड़ा गया था। ये सारे पॉइंट को आप लोग जरूर याद रखिएगा। और 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे जो है आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहाँ पर इस तरह के प्रावधान हैं, जहाँ जो कि केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं इसके नियुक्ति कौन करते हैं? जहाँ पे मुख्यमंत्री होते हैं केंद्र शासित प्रदेश में उनका जो नियुक्ति है ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अशोक के काल में पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किस प्रांत की राजधानी थी? पाटलिपुत्र की बात करें तो पाटलिपुत्र जो है अशोक के समय ये प्रांतीय प्रांत की राजधानी थी। प्रांतीय प्रांत को जो है पूर्वी प्रांत भी कहा जाता था। तो चलिए हम लोग कुछ अशोक के काल में 5 जो है प्रांतों को विभक्त किया गया था उनके नाम ले रहा हूँ और उनकी राजधानी के नाम ले रहा हूँ। आप लोग जो है ध्यान से सुनिएगा। उत्तरापथ जो कि इसकी राजधानी तक्षशिला थी। अवंती राष्ट्र जो कि उज्जैन थी इसकी राजधानी। कलिंग प्रांत जो कि तोसली इसकी राजधानी थी। दक्षिणापथ जिसकी राजधानी स्वर्णगिरी थी। और प्रांची या फिर पूर्वी प्रांत जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो आप लोग सारे को जो है जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से स्वास्तिक चिन्ह मिला है? सिंधु सभ्यता के
स्वास्तिक चिन्ह की बात करें, ये जो है सिंधु सभ्यता के हड़प्पा स्थल से मिला है। हड़प्पा स्थल से जो है स्वास्तिक चिन्ह, कब्रिस्तान R37, सावधान पेटिका एवं स्वास्तिक चिन्ह, ये सारे जो है ये हड़प्पा से मिले हैं। और हड़प्पा की बात करें, ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता की एक जो है नगर है, और ये जो है पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर स्थित है। इसका उत्खनन जो है 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। तो आप लोग सारे पॉइंट को जो है याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के त्रिपिटकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। विनय पिटक की बात करें तो विनय पिटक जो है विनय पिटक, इसमें जो है बौद्ध मठों में रहने वाले भिक्षु एवं भिक्षुणियों के अनुशासन संबंधित नियम का वर्णन है। तो ये जो है कथन ये कथन गलत है। सूत पिटक की बात करें, सूत पिटक में जो बताया गया है कि सूत पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है, तो ये कथन जो है ये सही है। तीसरा कथन है अभिधम्म पिटक, इसमें कहा गया है कि अभिधम्म पिटक में इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों एवं सिद्धांतों तथा बौद्ध मत की दार्शनिक व्याख्या की गई है, जो कि ये भी गलत है। केवल बी यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल दो जो है युग्म ये सही युग्म है। अगला प्रश्न है कि पूर्व मध्यकाल में कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष किस दक्षिण भारतीय राज्य में भाग लिया था। त्रिपक्षीय संघर्ष में जो है ये राष्ट्रकूट ने भाग लिया था, राष्ट्रकूट ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था। इल्तुतमिश के द्वारा बिहार में अपना प्रथम सूबेदार जो है ये मलिक अलाउद्दीन जौनी को नियुक्त किया गया था। तो मलिक अलाउद्दीन जौनी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ तथा बाढ़ पर अधिकार कर लिया और मलिक अलाउद्दीन जौनी को इल्तुतमिश ने बिहार के पहला प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। तो आप लोग सारे पॉइंट को जो है याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि मध्यकाल में कश्मीर के किस शासक ने कश्मीर में जजिया कर हटा दिया और गौ हत्या निषिद्ध कर दिया। कश्मीर में जजिया कर हटाया था मध्यकाल में, ये जो है जैनुल आबिदीन है। जैनुल आबिदीन के द्वारा जो है कश्मीर में जजिया कर हटा दिया गया था और गौ हत्या निषिद्ध कर दिया गया था। अगला प्रश्न है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो है भारत में अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना जो है ट्रैकुबर में किया गया था। ट्रैकुबर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है 1616 ईस्वी में भारत आया था। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि 1616 में भारत आया था। तो ये जो है सारे पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। पानीपत के तृतीय युद्ध जो कि 1761 में हुआ था, इस समय मराठा पेशवा निम्नलिखित में से कौन था। तृतीय युद्ध में मराठा पेशवा जो कि बालाजी बाजीराव थे। बालाजी बाजीराव जो कि मराठा पेशवा थे तृतीय पानीपत के युद्ध के समय। पानीपत के तृतीय युद्ध की बात करें तो पानीपत का तृतीय युद्ध जो है ये 14 जनवरी 1761 को हुआ था, जो कि अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के मध्य हुआ था और मराठा के पेशवा जो कि बालाजी बाजीराव थे। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। कैबिनेट मिशन के जो कि टोटल 3 सदस्य थे और 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भारत में एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजे थे, जिनमें से सदस्य पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ये तीनों जो थे ये सदस्य थे। लेकिन लॉर्ड बेवेल ये जो है उसके सदस्य नहीं थे। लॉर्ड बेवेल ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टोटल 3 सदस्य थे, एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और स्टैनफोर्ड क्रिप्स। अगला प्रश्न है नेशनल हेराल्ड जो कि अंग्रेजी पत्रिका है, इसके संपादक किसने किया था। नेशनल हेराल्ड की बात करें, इसके संपादन जो है ये जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेशनल हेराल्ड पत्रिका के संपादन 1938 में अंग्रेजी भाषा में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में किसने बिहार में महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया था। बलदेव सहाय के द्वारा जो है इस्तीफा दिया गया था। बलदेव सहाय के द्वारा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बलदेव सहाय इनके द्वारा जो है 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तारी के विरोध में ये जो है बिहार में महाधिवक्ता पद से अपना इस्तीफा दे दिए थे। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध कविता बटोहिया जो है निम्नलिखित में से किसकी प्रसिद्ध रचना है। बटोहिया की बात करें, बटोहिया जो है ये रघुवीर नारायण की एक प्रमुख
प्रसिद्ध रचना है? रघुवीर नारायण। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन ये तीनों से लगते हैं? नेपाल, भूटान और चीन से लगने वाले भारत के राज्य जो कि सिक्किम है। सिक्किम की सीमा ये तीनों देश से मिलती है, नेपाल, भूटान और चीन से। अगला प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है जिसे कहते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप जो कि एक विशाल भूखंड का भाग है और ये जो है गोंडवाना लैंड से टूटकर अलग हुआ है। गोंडवाना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? मेघालय पठार के अंश की बात करें तो खासी पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ और जयंतिया ये सभी जो है तीनों मेघालय पठार से संबंधित है, लेकिन भुवन पहाड़ियाँ ये मेघालय से संबंधित नहीं है। भुवन पहाड़ियाँ ये जो है असम जिले के बराक घाटी के कछार जिले में स्थित है। तो ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। 10 डिग्री चैनल की बात करें, 10 डिग्री चैनल जो है ये अंडमान को निकोबार से अलग करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अंडमान को निकोबार से अलग करता है। चलिए मैं कुछ चैनल के नाम ले रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। 8 डिग्री चैनल जो कि मिनिकॉय और मालदीव के मध्य स्थित है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय एवं लक्षद्वीप के मध्य स्थित है। 10 डिग्री चैनल जो कि लघु अंडमान एवं कार निकोबार के मध्य स्थित है। दक्कन पास जो कि लघु अंडमान एवं दक्षिण अंडमान के मध्य स्थित है। कोको चैनल जो कि कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित है। पाक स्ट्रेट जो कि भारत में तमिलनाडु राज्य एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। मन्नार की खाड़ी ये भी जो है तमिलनाडु एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। तो आप लोग सारे पॉइंट को जो है याद रखिएगा। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। द्वाब दिया हुआ है और उसकी नदियाँ दी हुई है। विष्ट की बात करें, विष्ट जो है ये ब्यास एवं सतलज के मध्य है। विष्ट द्वाब ब्यास एवं सतलज के मध्य है। बारी द्वाब जो है ये रावी तथा ब्यास के मध्य स्थित है। रावी और ब्यास के मध्य जो है बारी द्वाब स्थित है। रचना द्वाब की बात करें, ये जो है रावी तथा चिनाव के मध्य स्थित है। रचना, रावी और चिनाव, नाम से ही पता चल रहा है। चाज जो कि चिनाव और झेलम, इसके नाम से ही पता चल रहा है। बिष्ट द्वाब जो कि ब्यास और सतलज। बारी की बात करें तो ये रावी और ब्यास से संबंधित है। रचना द्वाब जो कि रावी और चिनाव से संबंधित है। यहाँ पे देख सकते हैं किसके किसके मध्य स्थित है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 का 3 और 2 का 2, सी का 1 और डी का 4। अगला प्रश्न है कि इस नदी पर विशाल शिवसमुद्रम जलप्रपात स्थित है। शिवसमुद्रम जलप्रपात की बात करें, ये जो है कावेरी नदी पे स्थित है। कावेरी नदी पे शिवसमुद्रम जलप्रपात स्थित है। भारत की गंगा जो है ये कावेरी को कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। तो ये सारे पॉइंट को जो आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि गरजने वाली चलीसा, प्रचंड पचासा, चिखने वाली शाठा पवनी पृथ्वी की किस गोलार्ध में वह चलती है? ये सभी जो है ये दक्षिणी गोलार्ध में चलती है। दक्षिणी गोलार्ध, इसमें जो है गरजने वाली चलीसा, प्रचंड पचासा, चीखने वाली शाठा ये जो है दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली पवन है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? साइप्रस की बात करें तो साइप्रस की राजधानी जो है ये निकोशिया है, तो ये सही है। कंबोडिया की राजधानी जो है नोम पेन है, ये भी सही है। ओमान की राजधानी जो कि मस्कट है, यहाँ पे अम्मान दिया हुआ है, ये जो है ये गलत है। सीरिया की राजधानी जो कि दमिश्क है, ये भी सही है। यानी इसमें गलत पूछा था तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओमान की राजधानी जो है ये मस्कट है, ना कि अम्मान है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक से समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जाती है? एक से समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जाती, ये जो है राष्ट्रीय आय की उच्च वृद्धि दर है। राष्ट्रीय आय की उच्च वृद्धि दर में जो है एक से समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जाती है। अगला प्रश्न है सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरित अनाज पर कीमत बढ़ाने का उद्देश्य है। इसमें जो कीमत बढ़ाने का उद्देश्य ये इस योजना में निहित उपादान का भार कम हो सके, इसके लिए जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरित अनाज की कीमत बढ़ाने का उद्देश्य रखा गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इस योजना में निहित उपादान का भार कम हो सके। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय स्तर पर कृषि
विपणन कृषि विपणन सहकारिताओं का शीर्ष संगठन है। ये जो संगठन है ये नेफेड है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेफेड के द्वारा जो है राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं का शीर्ष संगठन दिया गया है। अगला प्रश्न है कि विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था। विकास केंद्र उपागम की बात करें ये जो है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के द्वारा जो है अपनाया गया था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित तरल परिसंपत्तियों का विचार कीजिए। ये जो है बैंकों का पास मांग जमा, इसमें जो है तरल के घटते क्रम में सजाने की कहा गया है। सबसे पहले हो जाएगा करेंसी जो कि सबसे बड़ा है, और उसके बाद जो है बैंकों के पास मांग जमा, उसके बाद जो होगा ये बैंकों के पास बचत जमा, और उसके बाद बैंकों के पास सावधिक जमा होगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, और उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। सबसे पहले 4 नंबर होगा, उसके बाद फर्स्ट, उसके बाद 3, उसके बाद 2। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक अनुक्रम की प्रावस्थानों की सही क्रम है। इसमें नगनीकरण, प्रवास, स्थापन, प्रतिक्रिया और अस्थिरीकरण, ये जो है ये जैविक अनुकरण की प्रावधानों में सही क्रम है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा नगनीकरण, प्रवास, स्थापन, प्रतिक्रियाएं, अस्थिरीकरण, ये जो है इसके सही अनुक्रम है। अगला प्रश्न है जैव विविधता के नाश का कारण क्या है। जैव विविधता के नाश का कारण जो है जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, पर्यावरणीय प्रदूषण, वनों की नाश, ये जो सारे हैं ये जैविक विविधता के नाश होने का कारण है। अगला प्रश्न है प्रहरी ऐप को किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। प्रहरी ऐप की बात करें, प्रहरी ऐप को जो है ये गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। प्रहरी ऐप गृह मंत्रालय, प्रहरी ऐप को गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। इस ऐप के माध्यम से एसएसबी के जवान जो कि मोबाइल पर व्यक्तिगत जानकारी, आवास, अवकाश संबंधी जानकारी ये सभी प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा रहा है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान जो है ये चौथा रहा है। चौथा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान चौथा रहा है, और इसमें पहले स्थान पर जो है ये अमेरिका रहे हैं। अगला प्रश्न है कि डस्टलिक 2023 सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है। डस्टलिक सैन्य अभ्यास का आयोजन जो है ये उत्तराखंड में किया गया है। डस्टलिक 2023 का आयोजन उत्तराखंड में किया गया है, और ये जो है भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य होता है, जो कि इसमें थल सेना अभ्यास का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीबीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। सीबीसी के नए अध्यक्ष जो कि प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी बने हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। सीबीसी की बात करें तो सीबीसी की स्थापना जो है 1964 में किया गया था, और इसका मुख्यालय जो है ये न्यू दिल्ली में है। तो आप लोग सारे पॉइंट को याद रखिएगा। और फ्रेंड आपको वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो आप लोग वीडियो को जो है लाइक कर देंगे, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और अगर आप लोग बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए जो है आप लोग मेरे चैनल से ज़रूर जुड़ जाएंगे, या फिर करेंट अफेयर्स भी आपको पढ़ना है तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। इसमें करेंट अफेयर्स का भी वीडियो अपलोड किया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2019 की तुलना में कितना किलोमीटर वन का आवरण वृद्धि हुई है। 2021 में 2019 के तुलना में जो है टोटल 1540 वर्ग किलोमीटर में वन आवरण की वृद्धि हुई है। तो 1540 ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 32वां बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 32वां बिहारी पुरस्कार से सम्मानित होने वाले व्यक्ति जो कि माधव हाड़ा हैं। माधव हाड़ा को 32वां बिहारी पुरस्कार वर्ष 2022 में प्रदान किया गया है, और इनकी जो कृति थी ये पचरंग चोल पहन सखीरे, इन्हीं की कृति पचरंग चोल पहन सखीरे, इन्हीं के लिए जो है 32वां बिहारी पुरस्कार जो कि 2022 में प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है कि पद्म भूषण 2023 में कुल कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। पद्म भूषण पुरस्कार 2023 से जो है टोटल 9 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। 9 ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन 2023 का आयोजन
कहाँ किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन 2023 का आयोजन जो है और ये हरिद्वार में किया गया है। फ्रेंड मैं आपको बता दूं कि पद्म पुरस्कार 2024 जितने भी लोगों को दिए गए हैं और किन्हें जो है पद्म पुरस्कार दिए गए हैं सारे को जो है एक वीडियो के माध्यम से हमने इस चैनल पे अपलोड कर दिया है। आप लोग वहाँ से जो है वीडियो को देख सकते हैं डिटेल के साथ। अगला प्रश्न है कि प्रथम महिला प्रीमियर लीग जो कि WPL 2023 में ऑरेंज कैप का खिताब किसने जीता था। प्रथम महिला प्रीमियर लीग में ऑरेंज कैप का खिताब जो कि मेग लैनिंग के द्वारा जीता गया था। तो मेग लैनिंग ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध पुस्तक जो कि नालंदा के लेखक कौन है। नालंदा के लेखक जो है ये अभय के हैं। अभय के द्वारा नालंदा पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न है विश्व कपास दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। विश्व कपास दिवस प्रतिवर्ष जो है ये 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। 7 अक्टूबर ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रिलायंस की जियो मार्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। रिलायंस की जियो मार्ट कंपनी ने ये जो है MS धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। MS धोनी जो कि एक पूर्व क्रिकेटर है, पूर्व कैप्टन है भारतीय इंडिया टीम की और ये जो है 3 वर्ल्ड कप दिलाए हैं। इन्हें जो है आप लोग याद रखिएगा। इन्हीं की जो है कप्तानी में इंडिया ने वनडे वर्ल्ड कप 2011 का खिताब जीता था और 2007 में जो है T20 का खिताब जीता था। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य के याक चुरपी को GI टैग मिला है। याक चुरपी की बात करें तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश को GI टैग प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है सूर्य सरोवर पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है। सूर्य सरोवर पश्चिम बिहार जो है ये आगरा में स्थित है और इसकी स्थापना जो है 1991 में की गई थी। ये आगरा में स्थित है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी नदी गंगा की उत्तर दक्षिण में आकर मिलने वाली नदी है। उत्तर दिशा में आकर मिलने वाली नदी जो कि गंगा में आकर मिलती है कोसी बूढ़ी गंडक। ये दोनों नदी जो है बूढ़ी गंडक और कोसी ये नदियाँ जो है ये उत्तर से गंगा में आकर मिलती है। और कौन कौन से हैं तो घाघरा, बूढ़ी गंडक, कमला, कोसी, महानंदा ये सभी जो है उत्तर दिशा से आकर गंगा में मिलती है। और दक्षिण दिशा से मिलने वाली गंगा में नदी जो कि कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु ये सभी नदियाँ जो है दक्षिण से जाकर गंगा नदी में मिलती है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से ऐसी सामग्री का चयन करें जो जल में पूरी तरह से घुलनशील हो। जल में पूरी तरह से घुलनशील होने वाली की बात करें तो ये जो है ये फिटकरी है जो कि जल में पूरी तरह से घुलनशील है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस द्रव में लोहे के कील रखे जाने पर वह अपनी चमक खो देता है और जो है ये सुस्त दिखाई पड़ता है। ये जो है शीतल पेय है। इसमें जो है द्रव में शीतल पेय द्रव में जो है लोहे की कील रखे जाने पर अपनी चमक खो देता है और ये सुस्त दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है कि सिंथेटिक फाइबर को कहा जाता है। सिंथेटिक फाइबर की बात करें ये जो है मानव निर्मित फाइबर है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा मानव निर्मित फाइबर। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से कहलाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहलाता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका रासायनिक सूत्र जो है ये CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। अगला प्रश्न है रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण जो है ये पानी से सोडियम गिराना ये जो है रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से निश्चलांक इस्पात जो कि स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाते हैं। निकेल जो है निकेल के द्वारा संयोग से निष्कलन स्थापन जो कि स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाते हैं। तो निकेल ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मिट्टी के तेल में किस धातु का भंडार होता है। मिट्टी के तेल की बात करें मिट्टी का तेल में जो है सोडियम धातु का भंडार होता है। सोडियम को जो है मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें प्रोटॉन की संख्या समान है। प्रोटॉन की संख्या जो है समान ये आइसोटोप में जो है प्रोटॉन की संख्या समान होती है। तो आइसोटोप ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि परमाणु मॉडलों को उनके कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। देख सकते हैं रदरफोर्ड की बात करें रदरफोर्ड के द्वारा 1911 में रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल के या फिर परमाणु नाभिक की खोज किए थे।
और जे यहाँ पे थॉमसन परमाणु मॉडल की बात करें, जे थॉमसन के द्वारा कैथोड किरणों की विशेषताओं का अध्ययन किया गया और प्रोटॉन की खोज की गई। ये जो है 1897 में किया गया था। और बोर मॉडल की बात करें तो बोर मॉडल जो है ये 1913 में दिया गया था। तो देख सकते हैं कालानुक्रम पहले होगा, जो पहले 2, उसके बाद 1, उसके बाद 3, 2, 1, 3, जो कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कोशिकाओं में गैसीय विनिमय किसके द्वारा होता है। कोशिकाओं में गैसीय विनिमय जो है ये विसरण के द्वारा होता है। विसरण ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि समसूत्री विभाजन के बाद बढ़ने वाली संतति कोशिका की संख्या है। समसूत्री विभाजन के बाद बढ़ने वाली संतति कोशिका की संख्या जो है ये टोटल 2 है। 2 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ओजोन छिद्र का अर्थ है। ओजोन छिद्र की बात करें, इसका अर्थ जो होता है ये ओजोन की सांद्रता में कमी। ओजोन की सांद्रता में कमी होना ये जो है ओजोन छिद्र का अर्थ होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक ईंधन है। प्राथमिक ईंधन की बात करें तो प्राकृतिक गैस जो है ये प्राथमिक ईंधन है। प्राकृतिक गैस जो कि प्राथमिक ईंधन है। उदाहरण में हम सब बोल सकते हैं प्राकृतिक गैस जो कि पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल पेट्रोलियम के आंशिक आसवन द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि कार्बन डाइऑक्साइड की ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस जो है ये क्यों कहा जाता है। क्योंकि ये जो है सूर्य के प्रकाश के लिए पारदर्शी लेकिन गर्मी को फंसाता है, इसीलिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। अगला प्रश्न है शरीर में कौन सा हार्मोन स्राव जो है पुरुषों के मूंछ एवं दाढ़ी के विकास के लिए उत्तरदायी होता है। पुरुषों के मूंछ एवं दाढ़ी के लिए उत्तरदायी ये जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन के द्वारा जो है पुरुष का स्रावन, पुरुषों में जो है मूंछ दाढ़ी विकास उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जीव विखंडन विधि द्वारा प्रजनन करता है। विखंडन विधि द्वारा प्रजनन होने वाले जीव की बात करें, ये जो जीव है स्पाइरोगायरा, ये जो है जीव विखंडन विधि द्वारा प्रजनन करते हैं। तो स्पाइरोगायरा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है समतल दर्पण में हमारे चेहरे की छवि बनती है। समतल दर्पण की बात करें, समतल दर्पण में जो है हमारे चेहरे की छवि ये आभासी बनती है। आभासी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वस्तु से प्रकाश के गुजरने की घटना कहलाती है। वस्तु से प्रकाश के गुजरने की घटना जो है ये अपवर्तन कहलाती है। अपवर्तन ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फ्यूज तार का विशिष्ट प्रतिरोध होता है। फ्यूज तार का विशिष्ट प्रतिरोध जो है ये उच्च होता है। उच्च ऑप्शन बी इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्यूज तार का प्रतिरोध जो है ये उच्च होता है और इसकी गलनांक जो है ये निम्न होती है। अगला प्रश्न है त्वरण की इकाई है। त्वरण की इकाई की बात करें, त्वरण की इकाई जो है ये मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जो कि त्वरण की इकाई होती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी आवृत्ति एक सामान्य मनुष्य द्वारा सुनी जाती है। सामान्य मनुष्य द्वारा सुनी जाने वाली आवृत्ति जो कि 10⁴ हर्ज होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा 10⁴ हर्ज। अगला प्रश्न है कि यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक गायब हो जाता है तो निम्न में से कौन सी सही है। जब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक गायब हो जाए तो ये जो है वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। तब जो है ये इसमें वस्तु का भार जो है ये शून्य हो जाएगा। जब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल अचानक गायब हो जाए तो वस्तु का भार जो है शून्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से बनी होती है। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति जो है ये सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में 2 बार बढ़ने वाले दांतों की संख्या होती है। मनुष्य में टोटल 20 दांत होती है जो कि 2 बार बढ़ते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, टोटल 20 दांत। अगला प्रश्न है भोजन का रासायनिक पाचन शुरू होता है। भोजन का रासायनिक पाचन जो है ये मुख से शुरू होता है और ये जो है मुख में लार ग्रंथियाँ होती हैं जिसमें जो है इमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है। इसी से जो है मुख में भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। हाँ तो फ्रेंड हमने जो है आज की इस वीडियो में टोटल 75 जीके जीएस के प्रश्न को कवर करा दिया है और आगे के सेट के लिए हम लोग आगे की वीडियो को देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे
और वीडियो को लाइक कर देंगे, साथ ही जो है अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग सेट नंबर अगले सेट को आगे की वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।